हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन पीवाईक्यूज के सीरीज में और आज अपना थर्ड क्लास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डब्ल्यूबीजेई का। ठीक है, तो इससे पहले दो क्लासेस ऑलरेडी मैंने ले लिया जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स 2024 में पूछे गए हुए क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया ना तो जाके देख लो, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर करने से आपको बहुत कुछ आइडिया लगता है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस होता है आपको पीवाईक्यूज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को और आज फर्दर मूव करेंगे और 3-4 चैप्टर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब जो स्टूडेंट मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं ना उनको पता है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं जाता। ठीक है, उसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है और उस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी कराता हूं और उसको भी मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ये चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो डब्ल्यूबीजेई के प्रिपरेशन से लेकर टिल योर एडमिशन आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और एंड तक देखना क्लास को। अगर मजा आए, सब कुछ समझ में आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हो। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ ना तो जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजेई। ठीक है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। ठीक, और अगर आपका इसका क्लास नोट चाहिए, क्योंकि अब देखो स्टडी मटेरियल का तो टाइम जा चुका है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कोई मटेरियल स्टडी मटेरियल सॉल्व करोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लास नोट चाहिए एंड के दिनों में, आप सोच रहे हो कि नोट्स मिल जाए, मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूं और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इनरोल हो जाओ। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ 149 प्राइस से जाके फिल कर दो, टीम आपको ऐड कर देगी और देन आफ्टर आपको वहां पे नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज के चैप्टर से, आज के क्लास से स्टार्ट करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये भी एक हिंट देते जा रहा हूं कि जब मैंने इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताया था तो बोला था ये सबसे इजी चैप्टर है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके बोनस मार्क्स देंगे। कहने का मतलब कि अगर ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ के जाते हो ना तो बहुत रेयरली चांस है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दे, तभी आपसे नहीं हो सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, इनके क्वेश्चंस नहीं तो इनके क्वेश्चंस हो जाते हैं जनरली स्टूडेंट से। ठीक है, लिमिट सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो कि लिमिट में सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करके ही पता करते हैं कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। तो फॉर्म चेकिंग का सबसे पहले काम होता है। सबसे पहले बीमारी पकड़ते हैं फिर इलाज करते हैं, यही लिमिट की कहानी होती है। कॉन्टिन्यूटी जस्ट उसका आगे का पार्ट है। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी, सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी मिक्स कर दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन ओवरऑल पूछ रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर बताओ। ठीक है, अब एक बच्चा पूछे सर एफ एक्स क्या है, तो उसको एफ एक्स जब वो देखेगा ना तो पता चलेगा एफ एक्स तो उसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। एफ एक्स सबसे पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। अच्छा, अब जल्दी से सर अगर लिमिट का क्वेश्चन होता है ना तो मैं तो सर सबसे पहले काम करता हूं, क्या, फॉर्म चेक करता हूं। अगर एक बच्चा फॉर्म चेक करेगा तो 0 रखेगा। ठीक है, किसकी जगह, एक्स की जगह। अगर 0 रखेगा तो सामने आएगा f0 अपॉन में 0। ठीक है, अब f0 की वैल्यू निकालने जाएगा, f0 की वैल्यू पता चलेगा उसको cos 0 आप यहाँ पे रखते जाना। ठीक है, f0 माने fx के अंदर x जहां जहां है वहां 0 रख दो। अरे f0 का यही मतलब होता है ना कि जहां जहां आपको x दिख रहा है, किसमें, fx में, वहां x को हटाओ और 0 लगा दो, यही होता है मतलब। तो अगर आपने रखा तो cos 0 दुनिया को बोलता है मैं 1 हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0 रख के तो मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे 0/0 ही होगा। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म आता है बच्चे के दिमाग लगता है और बोलता है एल हॉस्पिटल रूल लगेगा भैया। ठीक है, अच्छा, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाओ तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है मैं देखो बोल रहा हूं ना, रिवाइज भी कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊं तो 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट हार्डली। लेकिन आपको समझाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एंड तक देखना, रिवाइज भी कराओ। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। सुनो, यू बाई वी रूल नहीं लगाना, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि अगर डिवाइड में है तो यू बाई वी रूल लगा देते, नहीं, ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन करो और नीचे नीचे का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में। ओके 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 सर, एक मिनट मेरे को इतना समझ में आ गया। अब सर यहाँ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, अब एक बच्चा सोचेगा एफ एक्स तो सर डिटरमिनेंट है। हाँ, और डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कब सिखाया, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन सिखाया था ना आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट टॉपिक से, जिसमें मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो रो, सबसे पहले रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस फिर दूसरा, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम लिखते हैं, फिर दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी दोनों को सेम लिखते हैं, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन करते हो, 3 डिटरमिनेंट आपके सामने बनेगा। पहले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का रो का डिफरेंशिएशन, ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं।
फिर तीसरे रो का डिफरेंशिएशन, और बाकी के दोनों समान एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जैक्टली लिखे जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक क्या बोलेगा सर, पहली बारी डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, और फिर मैं x रखूंगा, फिर से नीचे मेरे को जीरो ही बनेगा और ऊपर भी जरूर जीरो बन रहा होगा। तो सर यानी फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब 3 डिटर्मिनेंट का तब तो फिर से 9 डिटर्मिनेंट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया जाता उतना। क्यों? क्योंकि आपको अगर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है वो बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट जब डिफरेंशिएशन कराएगा ना तो 3 डिटर्मिनेंट खुलेंगे। आरे कहानी क्लिक कर रही है? इसलिए हर बच्चा बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंशिएशन सर मेरे को मत पढ़ाओ। मैंने बोला क्यों? सर एक काम करूंगा ना, मैं डिटर्मिनेंट को खोल लूंगा। खोलने में क्या जाता है, डिटर्मिनेंट खोलने तो आता है ना। अच्छा हाँ सर, वो तो आता है, वो तो सीख रखा है। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट खोलने जा जाते हैं तो एक बार डिटर्मिनेंट को थोड़ा ध्यान से देख लिया जाता है। अगर ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा cos x। ओके, अच्छा यहाँ पे दिखेगा आपको x, यहाँ पे दिखेगा 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिखेगा आपको 2 sin x। ओके, और यहां पे आपको दिखेगा कहीं एक्स क्यूब, और यहां पे दिखेगा कहीं आपको 2x। ठीक, ओके ओके ओके। नीचे कहीं आपको दिखेगा tan x, x और 1। तो यहां मैंने लिखा tan x, यहां मैंने लिखा x, यहां मैंने लिखा 1। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बच्चे के तुरंत नजर पड़ गई इस बात पे कि कहीं सर रो 1 को आप ध्यान से देखो। मैंने देखा cos x, x और 1। सर अब रो 3 को ध्यान से देखो, tan x, x 1। ऐसा लग रहा है कि अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो जीरो जन्म ले ही लेगा। अरे अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो x में से x घटेगा जीरो, 1 में से 1 घटेगा जीरो। तो मैंने बोला था डिटर्मिनेंट में कभी भी अगर जीरो बनाने का चांस मिल रहा है तो बना दो। उसी को दुनिया बोलती है कि आपने ऑपरेशन लगाया। तो आप एक काम करो, रो 1 को कुछ इस प्रकार से लिखो कि आप रो 1 में से रो 3 को घटा दो। अच्छा सर, रो 3 को ऐसा लिख सकते कि रो 1 और रो 3 को घटा के रो 3 को नहीं लिख सकते? नहीं, ऑपरेशन किसी एक ही रो पे लगता है। कहने का मतलब सर, अरे अगर आपने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया जिसमें रो 1 और रो 3 को घटाया, तो आप दोबारा रो 3 पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है, ये सब मैंने आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अच्छे से सिखा रखा है। अच्छा, तो अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो cos x में से tan x घटेगा, तो दुनिया को cos x माइनस tan x यहां पे तो दिख जाएगा, यहां पे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन x में से x जीरो हो जाएगा, 1 में से 1 घट के भी जीरो हो जाएगा, और मेरे को मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम है जीरो बनाना। अगर चांस है तो जीरो बनाऊंगा डिटरमिनेंट में, क्योंकि वो आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है सर? अभी खोलूंगा तो दिखेगा ना, बाकी सारा सामान एज इट इज लिखा जाएगा। एक बच्चे ने पूछा क्यों, मैंने उसको बोला तूने ऑपरेशन खाली रो 1 पे लगाया है, तो रो 2 और रो 3 को तो तूने छेड़ा ही नहीं है, तो एज इट इज लिख जाओ रो 2 और रो 3 को, tan x, x और 1। अब खोलो। अब जब आप खोलोगे ना, तो पिछली बारी जब खोलते उसके कंपेरिजन में बहुत आसान खुलेगा। देखो, आप cos x माइनस tan x को पकड़ो, cos x माइनस tan x को पकड़ो, डिटरमिनेंट खोलने हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, ये fx है आपका। ओके, fx इज इक्वल टू cos x माइनस tan x। ओके, और इस पे एक लाइन खींचते हैं, इस पे एक लकीर खींचते हैं, और इस पे एक लकीर खींचते हैं। बाकी जो चीजें बच गई, यार डिटरमिनेंट खोलने तो हर बच्चे को आता है ना, बाकी जो सामान बच गया उसमें कुछ ऐसे चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे ही खोलते हैं ना डिटरमिनेंट को। ओके, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो पता चला एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 1 से एक्स क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब। ओके, माइनस में 2x और x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब जल्दी से जो क्वेश्चन वाला मांग रहा है वो तो लिखा दो। fx तो मैंने पता कर लिया, लेकिन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, fx की डिवाइड x स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा, तो अब fx अपने असली फॉर्म में आ गया, पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में छुप के बैठा था, अब मैंने उसको ढूंढ लिया, तो अब मैं उसको लिख दूंगा cos x माइनस tan x। ओके, और यहां से कहीं आपको दिखेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, नीचे मेरे को एक्स स्क्वायर दिखा। ठीक, अब जैसे मेरे को नीचे एक्स स्क्वायर दिखा, मेरे मन में लालच है क्यों ना यहां से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच के डिलीट ही कर दूं, एक्स स्क्वायर को मार ही दूं। यही तकलीफ दे रहा है, यही जीरो बना रहा है नीचे। अरे जीरो रखोगे तो नीचे जीरो आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लो। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन खींच लिया तो अंदर यहाँ पे तो cos x माइनस tan x यहाँ पे तो दिखेगा ही। ठीक है, अरे मल्टीप्लाई इससे इस डब्बे से खाली कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपको x माइनस में 2। किसी को कोई तकलीफ क्या? अरे एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन खींचा। ठीक है, और यहां से हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। यहां पे मेरे को दिखा cos x माइनस में tan x। ओके, और x माइनस 2। अब आपको चाहिए कि आप x की जगह जीरो रख लो। अगर आप x की जगह जीरो रखोगे तो cos 0 1 होता है, हर बच्चे को पता है। ठीक है, tan की जगह जीरो रखोगे तो tan 0 0 होता है, तो ये 1 माइनस 0 लिखा है।
यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये लिखा है जीरो माइनस में टू, तो वन की मल्टीप्लाई माइनस टू से हर बच्चे को पता है माइनस टू होता है, तो माइनस टू इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखने गया तो ऑप्शन नंबर बी पता चल गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते। तो क्या आपने एक बात नोटिस किया कि अगर आप लिमिट सीख के गए हो अच्छे से, तो क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे नहीं हो पाएगा? क्या बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सब सिखा रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट खोलना है सिंपल सा, उसके बाद आपको एफ एक्स को रख देना है। देखो सामने वाला कितना आसान दिया कि एक्स स्क्वायर कॉमन आके एक्स स्क्वायर डिलीट भी हो जा रहा। तो मैं वही बोलता हूँ कि बहुत आसान चैप्टर्स होते हैं, अगर आप ये सीख के गए हो अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट, तो ये नहीं रहेगा। अब ये देखो, ये तो फेमस क्वेश्चन है, नोट्स में डायरेक्टली करा रखा है, और पिछले 2-3 साल में ना ये क्वेश्चन देखा ही गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रखे होंगे ना, उनको ये याद होगा क्वेश्चन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट सामने वाला अल्फा और बीटा डिक्लेयर कर रहा है ना, और नीचे मैंने जैसे देखा एक्स माइनस बीटा, तो मेरे मन में भी लालच है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस अल्फा, सॉरी ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिखने से बिल्कुल मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि नीचे सर एक्स माइनस बीटा है, और सामने वाला चिल्ला के बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो मैं दुनिया को तो इसका एक और फोटो दिखा सकता हूं ना। मैंने बोला कौन सा फोटो? बच्चे ने बोला सर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाली फोटो। अगर मैं सोचो ये फोटो रखूंगा, तो ऊपर मेरे को रखना है ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार। तो 1 माइनस में कॉस, अच्छा, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा चल ही रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू बीटा। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है आपको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और ए की मल्टीप्लाई भी करना, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख रहे हो, इक्वेशन को नहीं लिख रहे। इक्वेशन के टाइम में जब लिखते हो ना, तो ये ए उधर चला जाता है, इक्वल टू जीरो के ऐसे मल्टीप्लाई होकर ए खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा ऊपर स्क्वायर नहीं था, सॉरी। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन को लिख रहे हो तो ये ए लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा है। ओके, और नीचे आपको एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा कितने लोगों को पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि कॉस के बगल में जो रहेगा नीचे उसका होल स्क्वायर चाहिए होता है, तो दुनिया आंसर उसको 1/2 डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, ओके, आ रही कहानी समझ में? तो एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी सरकार ने दे रखा है, मेरे घर से क्या लगाना है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। जो मैंने अपने घर से लगाया, क्या उसकी उधारी चुकता कर दूं? क्या यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अपने घर से लगाया। अरे क्वेश्चन में एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया था। ठीक है, मेरे को चाहिए था एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, क्योंकि कॉस के बगल में जो देखता हूं वो नीचे क्रिएट, उसका होल स्क्वायर नीचे क्रिएट होने से ना मैं आंसर 1/2 बोल देता हूं। सिखा रखा है लिमिट में खट खट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खट खट करना सिखा रखा है बिल्कुल जल्दी में, कि साइन के बगल में जो देखा, साइन सेम बाई सेम, कितने लोगों को याद है? 1 माइनस कॉस सेम अपॉन में सेम का स्क्वायर, टैन सेम बाई सेम, आंसर 1 कर देता है। लिमिट पढ़ रखे हो मेरे से, तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट नोट्स का ही मेरे क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जो WBSI का लेवल है आपका, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रखा है, जो नोट्स मेरा अच्छे से फॉलो कर रखा है, जो मेरे क्लासेस को अच्छे से देख रखा है, अभी तक 2 PYQs का सेशन ले चुका हूं, ये तीसरा PYQs का सेशन है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यानी कि 5 साल पुराना क्लास दिखा, PYQs दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि जितना मैंने पढ़ाया ना, दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, मैं यानी कि मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखो ये WBSI का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का, डायरेक्टली नोट्स का क्वेश्चन है। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ रखा है मेरे से, लिमिट सीख रखा है, क्या ही परेशानी होगी इसमें? कुछ नहीं, ये पिछले 2 क्लासेस में भी मैं दिखा चुका हूं आपको, और अभी फर्दर और दिखाऊंगा, देखो और भी चैप्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरूरत पड़ेगी कि मैं इसको घेर लूं। हाँ, क्यों घेर लूं? क्योंकि बोलने के लिए रेडी है कि मैं सर 1/2 होना चाह रहा हूं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी आपने बना दी। ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब थोड़ा ऑप्शन चेक कर लो, 1/2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भैया? इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में ए स्क्वायर बाई 2 भी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ऑप्शन मैच करने भी जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा दिया है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, एक्स के फिर बीटा भी रखना है। हाँ, एक्स के बीटा भी रखना है, एक्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, वो लिमिट तो पुट कराएगा ना, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन पूछा था लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से लास्ट ईयर, लेकिन उसके लास्ट ईयर 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया था। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का वेटेज भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था। एलसीडी का भी अच्छा खासा वेटेज है, भले ही लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसके लास्ट ईयर 4-5 क्वेश्चन पूछा था। वेटेज वाला वीडियो भी आप जाके देख लेना, मैंने सारे चैप्टर का अच्छे से वेटेज समझा रखा है, जिससे आपको
सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस पता चल सके कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नॉन इंपॉर्टेंट है, और उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलस का पोर्शन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इनडेफिनिट का बिल्कुल वेटेज नहीं होता, रेयरली आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेगा, एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। डेफिनिट का ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इनडेफिनिट बच्चा, क्योंकि अगर वो डेफिनिट पूछेगा ना तो इनडेफिनिट के कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का हो सकता है दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन, लेकिन इनडेफिनिट का बहुत ही एक कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे जेईई मेन में भी चाहे WBCI में भी, क्योंकि सामने वालों को पता है अगर मैं डेफिनेट के क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो उसमें इनडेफिनेट का भी कॉन्सेप्ट है, तो क्यों मैं क्वेश्चन वेस्ट करूं, मैं डेफिनेट के क्वेश्चन पूछूंगा ना। ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट आना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं सीखा तो कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स का, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रखा था। ठीक है, जिन्होंने इनडेफिनिट पढ़ रखा है तो मना मत करना, ये नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अच्छा भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, क्या लॉग के पास में जो है उसको टी बोले थे, क्या x प्लस रूट में 1+x² को t बोले थे। ठीक है, ठीक, और इसको तो शॉर्टकट से ही बता दिया था कि आंसर क्या हो जाता है, लॉग इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। अरे इसका आंसर हो जाता है लॉग x प्लस में रूट में 1+x² का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपसे पूछा है f(x) और gx की वैल्यू, तो फंक्शन के अंदर gx है, तो फंक्शन मेरा क्या है x²/2, क्योंकि x के जगह पे ये रखा गया है। अरे ऐसा फील नहीं आ रहा कि x²/2 में, एक मिनट दूसरे पेन से लिख दी, तो ऐसा फील नहीं आ रहा कि x²/2 में ये रख दिया गया x की जगह, तो मेरा fx क्या है x²/2, कहां गया x²/2, ये रहा fx x²/2, और gx क्या है मेरा x की जगह क्या रखा गया ये, क्योंकि फंक्शन के अंदर आपको gx रखना है, फंक्शन के अंदर gx मैंने जहां जहां x है वहां मेरे को gx रख देना है, तो x की जगह gx, मैंने gx वाली पार्टी कौन है, ये वाली पार्टी है, तो ये मेरा बन गया gx और ये मेरा बन गया fx, तो ऑप्शन नंबर है, ये तो शॉर्टकट ही सिखा रखा था आपको, कहां से आया अभी आपको याद दिला देता हूँ, कुछ स्टूडेंट भूल गए। ठीक, कि अगर इसको t बोला तो अगली लाइन में आपको dt के पीछे भागोगे, x का डिफरेंशिएशन हर किसी को पता है 1, और इसका पता है 1 अपॉन में 2√x, दैट इज आपको 1 प्लस में x², फिर x² का आप करोगे 2x इनटू में 2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखेगा 1 प्लस में x अपॉन में रूट में 1+x² की जगह आप dt लिख सकते हो। अब ये तो कोई है ही नहीं सर, 1 प्लस में x अपॉन में रूट में 1+x² को कहीं नहीं है, लेकिन इनटू में यहाँ पे dx भी है, तो आप एक काम कर सकते हो dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, आप dx इज इक्वल टू ही लिख दो। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम लगो तो नीचे रूट में 1+x² होगा, तो रूट में 1+x²। ओके, अपॉन में नीचे अगर आप देखोगे तो हो जाएगा रूट में 1+x² प्लस में x, तो x प्लस में रूट में 1+x² इंटू dt, आप dx को ही सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप इंटीग्रेशन में लॉग के अंदर ढूंढ रहे हो कहीं x प्लस में रूट में 1+x², ठीक है, और नीचे कहीं आप लिखे हो रूट में 1+x², और आपको सब्स्टिट्यूट dx की जगह ही करना है, तो dx की जगह अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिख रहे हो रूट में 1+x² अपॉन में x प्लस में रूट में 1+x²। ठीक है, तब तक आपको पता चलेगा ये इसकी दुनिया और इसकी दुनिया मर गई, लेकिन यहां पे आपको दिखाओगे लॉग के अंदर जो है वही नीचे भी है, तो एक चालाक बच्चा क्या करेगा, x प्लस रूट में 1+x² को z बोल देगा, उससे उसको log z अपॉन में z दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन ढूंढने जाओगे तो x का पता चलेगा 1। ओके, अच्छा इसको z क्यों बोलना है, इसको तो t मान ही रखा था, इसको z क्यों बोलना है, इसको तो t बोल रखा था। ठीक है, तो log t अपॉन में t है, पहले से इसको t बोल रखा था, तो ये लिखा है आपको log t अपॉन में t इंटू में dt, यही लिखा हुआ है ना। ठीक, अब आपको पता है log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, तो कल को अगर मैं log t को z बोलूंगा तो 1/t dz बन जाएगा, तो ये तो z लिखा है केवल, तो z का इंटीग्रेशन क्या होता है z²/2, और z मने कौन log t, और t मने कौन, t मने x प्लस रूट में 1+x² का होल स्क्वायर, क्योंकि z की जगह आप log t रखोगे, फिर t की जगह आप x प्लस रूट में 1+x² रखोगे अपॉन में 2। देखो शॉर्टकट से आपको आंसर सिखाया था डायरेक्ट, और वही आंसर आया आपको log x प्लस में रूट में 1+x² का होल स्क्वायर अपॉन में 2। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे f के अंदर gx ये पार्ट पूछा था, ये वाला बोला था फंक्शन के अंदर gx है, तो फंक्शन कौन है आपका, फंक्शन जो बाहर होता है, बाहर कौन है x² by 2, सर x कहां है, अरे x की जगह रख दिया गया है,
एक्स के इसको रखा गया है, जैसे एफ के अंदर एफ एक्स होता है तो मैं एक्स रखता हूं हर जगह, जी एक्स है तो मैं एक्स के हर जगह जी एक्स रखूंगा, और जी एक्स मेरा क्या है, लॉग एक्स प्लस में रूट में वन प्लस एक्स। ये फंक्शन पढ़ाना ना मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन भी बहुत अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मोस्ट इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी बहुत इजी चैप्टर है आपको। अगर आपने इसको भी अच्छे से सीख रखा है, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला, जैसे मैंने आपको लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी का बोला, वैसे ही मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप ये सीख के रखे हो ना तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहां पे सीखते हैं, बोला है कि एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, ठीक है। बोला कि इफ वाई डैश प्लस में वाई एफ डैश एक्स माइनस में ये समान इज इक्वल टू जीरो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू भी जीरो है, तो देन मेरे को ये ऑप्शन में से बताओ भैया जल्दी से, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो और अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं, आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है उसको पता है क्वेश्चन में एग्जाम में ना जल्दी आपको डी वाई बाई डी एक्स नजर नहीं आएगा, आपको खुद से समझ में आना पड़ेगा कि वाई डैश का माने ही डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। वाई डैश का मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो वाई डैश ना लिख के मैं जब लिखने जाऊंगा अपने टाइप में लिखने जाऊंगा ना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ठीक है। प्लस में वाई एफ डैश एक्स, प्लस में वाई इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा माइनस में यहां पे लिखा है माइनस में एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी को कोई तकलीफ क्या, ये मैंने लिखा बस इतना सा छेड़छाड़ किया कि जहां वाई डैश है वहां में आपको डी वाई बाई डी एक्स समझ गया कि वाई डैश का माने डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कितने लोगों को इसको देखकर ना एलडी की फीलिंग आ गई, कैसे फील आ गई, अगली लाइन में अगर इस लाइन में नहीं भी आई ना तो अगली लाइन में फील दिला देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। कितने लोग मेरे को ये बता पाएंगे कि ऊपर कौन सी पार्टी है, वाई की पार्टी, तो पास में किसको ढूंढेगा, वाई को ढूंढेगा, इसीलिए मैंने वाई वाले पार्ट को इधर छोड़ा और बाकी पार्ट को उधर भेज दिया। अरे अगर ऊपर मैंने सिखा रखा था ना एलडी में कि अगर ऊपर वाई है मैंने डी है ऊपर, तो पास में वाई को ढूंढेगा, ये पास में वाई हुआ, तो ये वाली पार्टी बन गई वाई के पास वाला। तो जल्दी से अगर मैं इफ निकालूंगा तो इफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई के ऊपर इंटीग्रेशन में जो कॉमन है उसके पास वाला इंटू नीचे वाला, कॉमन क्या है वाई, अरे ये कॉमन है ना, यहाँ पे भी देखो वाई और यहाँ पे भी देखो वाई, कॉमन है के पास वाला, कॉमन है के पास वाला कौन है, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एफ डैश एक्स, अरे कॉमन वाई है, वाई के पास में कौन है, एफ डैश एक्स, इंटू में नीचे वाला मैंने डी एक्स, ऐसे मैंने सिखा रखा था, ठीक है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स तो ई की पावर एफ एक्स। अब मेरे को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं बता रखा था आपको, एक बार बताना जल्दी से, एक बार चलो रिवाइज करा देता हूँ। क्या जो कॉमन है, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखा रखा है, जो कॉमन है इनटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला, इक्वल टू के बाद वाला, ये हिंदी में ऐसे बकायदा आपको इक्वेशन बनाना सिखा रखा था, इनटू इक्वल टू के बाद वाला इंटू इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब जल्दी से बताओ कॉमन क्या है, एक बच्चे ने बोला सर वाई, अभी तो आप बताया, अभी तो एक सेकंड पहले ही बताया वाई कॉमन है, तभी तो आप उसके पास वाला एफ डैश एक्स को ढूंढे, ठीक है। वाई इनटू में इफ बोलो, इफ अभी अभी निकाला ई की पावर एफ एक्स, तो ई की पावर एफ एक्स, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला कहीं मेरा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स तो नहीं है, हाँ सर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, डरना मना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। इनटू में इफ माने ई की पावर एफ एक्स। अब एक बच्चे को ई की पावर एफ एक्स वाला फील आ गया, अरे ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बोला था कि पास में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ढूंढना होता है, लेकिन मैंने उसके पहले ये भी बोला कि ई की पावर एक्स हो तब, अगर ई की पावर एक्स नहीं है तो एक्स के पास में जो भी बैठा है उसको टी बोलो, तो एफ एक्स को टी बोलो। अगर आपने एफ एक्स को टी बोला तो एफ डैश एक्स दुनिया में आएगा और बोलेगा मेरे को डी टी बोलो भैया। तो मैं अगली लाइन में जब लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा वाई इंटू इफ माने ई की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, तब तक इधर बहुत सारे बदलाव हो गए, एफ एक्स की जगह टी हो गया, और इधर आप देखोगे तो एफ एक्स की जगह कहीं टी हो गया, ठीक है, और एफ डैश एक्स अपने आप में डी टी हो गया, इनटू में डी टी, ठीक है। तो कितने लोगों को यहाँ एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रा दिखा, एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रा कैसे सॉल्व होता है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, इसलिए बोला इंडेफिनिट नहीं आता तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसमें क्या रूल लगता है, आईलेट, आई एल ए टी ई, ठीक है। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रा,
ठीक है। टी मतलब ट्रिगो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ई तो सबसे लास्ट में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो जो पहले आता है उसको यू बोलते हैं, जो लास्ट में आता है उसको वी बोलते हैं। तो ई मेरा लास्ट में रहा है, इसको भी बोलेंगे और इसको यू बोलेंगे। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था, यू को कॉपी टी, वी का इंटीग्रेशन दैट इज आपको ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी का होता है माइनस में, फिर जिसको किया कॉपी उसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और जिसका इंटीग्रेशन किया उसको साइलेंटली रखते जाएंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में आप देखोगे तो माइनस में ई की पावर टी हो जाएगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और स्लाइड ले लेते हैं और आंसर फिर लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपको y इंटू, इधर तब तक चल रहा था y इंटू में e की पावर एफ एक्स, ठीक, और इधर हो गया मेरा इज इक्वल टू के बाद e की पावर t को मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, t माइनस में 1, ठीक है। अच्छा, अब प्लस में c भी आएगा, इस c को निकालने के लिए ना ये सारी चीजें दे रखा है, ये और ये दे रखा है कि अब c को निकालो, जिसमें बोला है आप, ठीक है, जिसमें आपको बोला है कि x जब जब इन्फिनिटी हो रहा है मेरा एफ एक्स और y दोनों जीरो है, तो मैं काम करता हूँ x की इन्फिनिटी रख देता हूँ, x की जगह इन्फिनिटी रखने पे y को भी जीरो बोलना है और एफ एक्स को भी जीरो बोलना है, ये क्वेश्चन वाला यहाँ पे बोला है, देखो वाई एक्स मैंने y को भी जीरो बोलना है और एफ एक्स को भी जीरो बोलना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अगर मैं x की इन्फिनिटी रखता हूं तो y भी जीरो, e की पावर माथे पे जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो तो e की जगह t कौन था भैया, t कौन था, एफ एक्स था, एफ एक्स को आप जीरो बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो माइनस वन प्लस में c, तो कितने लोगों को यहां से दिख गया कि सर e की पावर जीरो बने 1 होता है, ये जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू माइनस वन, और e की पावर जीरो 1 होता है, जीरो नहीं होता, माइनस वन की 1 से मल्टीप्लाई, कहीं माइनस वन होगी, माइनस वन प्लस में c, माने c की वैल्यू सर 1 हो रही है, c की वैल्यू 1 उठाओ और इसमें पुट कर दो, अगर आपने इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा y इंटू में e की पावर एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर t ना लिख के मैं e की पावर एफ एक्स ही लिख देता हूँ, e की पावर एफ एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स माइनस में 1 प्लस में 1, अब भैया आप ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक। चलो मैं करके ही आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसके बाद तो कर ही नहीं पाया, ठीक। अच्छा, अगर देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, यही आपको पीवाई यूज करके फायदा होता है कि जब आप क्लास में करते हो ना तो फिर यहीं तक आप लाके रख देते हो, लेकिन फिर जब आप एग्जाम में करते हो तो आपको आंसर लाना होता है, तो यहाँ आपको ना क्वेश्चन को देख के फिर करना होगा। आप देखो वाई वाई वाई, हर जगह वाई है, केवल वाई अकेला है, और यहाँ देखो आप वाई के पास में e की पावर एफ एक्स है, तो जरूर e की पावर एफ एक्स खत्म हो रहा है, तो क्यों ना मैं e की पावर एफ एक्स से डिवाइड मार दूं, सब में डिवाइड मार दो, अरे वाई को आपको अकेला करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस वन तो साथ में प्लस वन प्लस टू में, लेकिन मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में e की पावर एफ एक्स है, तो सबसे पहले y को अकेला करो, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देख के फिर आंसर लाते हैं, ये भी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ जो आपको क्लास में नहीं सिखाया जाएगा, पीवाई यूज करोगे तभी सीख पाओगे कि यहाँ से आंसर पे कैसे पहुंचे, नहीं तो इतना सॉल्व करने के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला जब तक आप ओएमआर पे वो करेक्ट मार्क करके नहीं आते हो। कोई बच्चा अगर तुक्का मारता है, ऐसे ही गेस करता है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सही हो जाए तो उसको मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपने इतना कुछ सॉल्व किया, इतना कुछ गणित सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में ओएमआर पे गलत मार्किंग कर दी, गलत टिक कर दिया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए द मेन गोल होता है कि आपको आंसर तक पहुंचो, ठीक है, कि कैसे भी एनी हाउ आप आंसर तक पहुंचना, और वो तरीका आपको सब पता होना चाहिए, और आप पीवाईक्यूज करोगे, क्वेश्चन करोगे, तभी आप सीख पाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, वाई अकेला है तो सब पहले अकेला करो, तो ई की पावर एफ एक्स से डिवाइड करो, अगर आप करते हो तो इधर तो वाई हो जाएगा, इधर अगर आपने ई की पावर एफ एक्स से डिवाइड किया तो ई की पावर एफ एक्स के नीचे ई की पावर एफ एक्स की डिवाइड खत्म कर देगा, और इधर आपको एफ एक्स माइनस वन के नीचे डिवाइड हो जाएगा एफ एक्स। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये और ये मल्टीप्लाई में था, तो या तो इससे डिवाइड होगा या तो इससे डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने आप सिखा रखा है मैथ्स में कि मल्टीप्लाई में किसी एक ही जन से डिवाइड होता है, प्लस में दोनों से डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड हुआ खत्म हो गया, तो ये रह गया आपको एफ एक्स माइनस में वन, एफ एक्स माइनस में वन, ठीक है, प्लस में अगर इधर डिवाइड होगा तो वन अपॉन में ई की पावर एफ एक्स कहीं ई की पावर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। सर ई की पावर माइनस एफ एक्स आपने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वैसी है, ई की पावर माइनस एफ एक्स, ठीक है, नहीं तो मेरे को सपना नहीं है, मैं ऑप्शन देख के आंसर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस प्लस वन को इधर भेजो, y प्लस में वन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एफ एक्स, तो देखो फोटो मैंने बिगाड़ के कुछ ऐसा कर दिया ताकि ऑप्शन मेरे को कुछ दिख जाए, y प्लस में वन, y प्लस में वन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन तक तो पहुंचोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, आंसर भी ऑप्शन पे टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से लिमिट की एंट्री ला दी है, लेकिन सबसे पहले आपको y(x) का पता करना पड़ेगा, और y(x) कहीं छुप के बैठा है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से y की इक्वेशन पे पहुंचेंगे।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते टाइम मैं x इंटू में y डैश नहीं लिखूंगा, अभी अभी बोला y डैश, तो उसके तरीके से अपने तरीके से dy बाई dx, ठीक है। तो x इंटू में dy बाई dx, ओके 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 ओके, प्लस में y माइनस में e की पावर x, ओके ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, कोई सा भी फॉर्म रहे, अगर आप dy बाई dx को अकेला कर दोगे ना तो बहुत मजा आता है। dy बाई dx अकेला हो गया, प्लस में y बाई x इधर छोड़ गया, माइनस में e की पावर x अपॉन में x इधर बना गया, इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को पता चला ये भी एल डी है? एक बच्चों को सर y बाई एक्स देख के तो आपने बोला था बी डी, सॉरी एच डी है, हाँ, लेकिन फॉर्म देख के मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ की याद रही, क्यों? क्योंकि y की डिग्री 1 है। अब देखो जो चाहिए होता है, क्या ऊपर dy है तो आपको पास में y चाहिए होगा, y की कितनी डिग्री है? 1। x की डिग्री नहीं पूछ रहा, y की डिग्री कितनी है? 1। जब भी y की डिग्री 1 बनी रहे, या जो चीज चाहिए उसकी डिग्री 1 बनी रहे, अगर ऊपर dx होता तो मैं x की डिग्री 1 ढूंढ रहा होता, तो पता चले ये LD है, ये HD नहीं है, ये LD है, ठीक है। तो LD में क्या करते हैं, ऊपर मेरे को y चाहिए तो मैं dy बाई dx इधर रखता हूँ, y वाली पार्टी कौन है? ये नहीं, ये x वाली पार्टी, ये y वाली पार्टी है, हाँ, इसको छोड़ो इधर, x वाली पार्टी को भेजो उधर, ex अपॉन में x। अब बोलो मेरे साथ जल्दी से, इफ बताओ e की पावर इंटीग्रेशन में कॉमन है के पास वाला कॉमन है, कौन है? ये सर कॉमन है, dy और y, इसके पास वाला कौन है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन में x इंटू नीचे वाला दैट इज dx। सुर में याद होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। LD तो सबसे अच्छे से सिखा रखा था कि आपको जो इतना मतलब टफ लगता है ये स्टूडेंट को बहुत, अगर मैं ये तरीके से ना सिखाऊं ना तो बहुत टफ लगेगा आपको। ये इतना आसान मैं कर दिया हूँ डायलॉग कि आपको सुर में याद आएगा और एग्जाम में बिल्कुल खट से सॉल्व करके आओगे। तो e की पावर 1 अपॉन x log x होता है, हर किसी को पता है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? जो कॉमन है, गाना गाओ एकदम जैसे गाते हो ना, y इंटू में जो कॉमन है कौन है भैया? y। खुद से पूछो कौन है कॉमन? y इंटू नीचे वाला, सॉरी इफ, नीचे वाला नहीं, इंटू इफ। इफ क्या है? e की पावर log x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में कैसे सिखा रखा था? इक्वल टू के बाद वाला, इक्वल टू के बाद वाला कौन है? ex अपॉन में x, ex अपॉन में x इंटू इफ, इफ क्या है? e की पावर log x, e की पावर log x, ठीक है, ठीक। अच्छा, e की पावर log x क्यों लिख रहे हो सर? e की पावर log, e और log तो मर जाएगा ना, केवल x छोड़ेगा ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, केवल x छोड़ेगा, तो यहाँ पे x हो गया, और फिर आपको पता चला ये x से x भी मर गया ओके, तो अब आपको पता चला आंसर हो गया आपको y इंटू में e की पावर log x, ओके, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c को मत भूलना, प्लस c भी होता है, और इस प्लस c को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन वाले ने y इज इक्वल टू b की बात की है, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b का मतलब आपको इतना पता चलता है कि ये x होता है, ये y होता है, अरे जो अंदर है वो x होता है, x की वैल्यू होती है, और जो बाहर से आउटपुट आता है वही तो y की वैल्यू होती है ना, डोमेन रेंज। जो इनपुट है वो डोमेन है, जो बाहर निकला वो रेंज है, ठीक है। ओके ओके, डब्बे में आपने, फिर से बोलता हूं, डब्बे में जो आपने डाला वो x, जो बाहर आया वो y, ठीक है। तो x के आपको e रखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन वाला, और y की जगह आपको b रखने के लिए बोल रहा है। अच्छा, e भी खत्म कर दो क्या? e से लॉग एक्स वाई लिखा है मैंने, a b लिखा है, e की पावर x माने e की पावर a प्लस में c। तो कितने लोगों को समझ में है? c माने है सर ए बी माइनस में e की पावर a। अरे इतना सवाल समझ में आया? तो इक्वेशन के नाम पे क्या है? fx। इक्वेशन को लिख दूं, कहां गया, यहां पे इसमें लिख दूं तो ये लिखेगा yx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में c की जगह सर आप लिखोगे तो c की जगह आप लिखोगे e की पावर a बी माइनस में e की पावर a बी माइनस में e की पावर a। पूछा क्या था आपसे? पूछा था आपने लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 yx, हाँ मैंने x टेंड्स टू 1 रख देना है yx की जगह, ठीक है, x टेंड्स टू 1 रख देना, तो 1 रख दो जल्दी से x की जगह। अगर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e प्लस में ए बी माइनस में e की पावर a। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? yx इज e प्लस में ए बी माइनस e की पावर a, e प्लस में यहाँ पे e प्लस में है ए बी माइनस e की पावर a। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ठीक है। चले एओडी पे मूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिखा दिया, अब लास्ट चैप्टर आज की क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसका बहुत वेटेज था, लास्ट 4-5 क्वेश्चन आई थिंक पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चले पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसके क्वेश्चन भी आपको जो लास्ट ईयर पूछा था ना, लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर बहुत इजी था, उसके लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर टफ था 2023 में। 2024 में मैथ्स का पेपर बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी। आप देखो अभी तक कोई क्वेश्चन आपको टफ दिखा क्या? अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन टफ दिखा क्या? नहीं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टफ दिखा क्या? डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन था। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट टफ दिखा क्या? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था? नहीं।
तो अभी तक कोई चैप्टर टफ दिखा ही नहीं है। आप लास्ट 2 लेक्चर्स भी जाके देखो, जितने चैप्टर्स मैंने कवर किया, कोई चैप्टर डिफिकल्ट दिखा ही नहीं है। तो लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर इजी था, मान लो, देख के पीवाईक्यू सॉल्व करके भी आप देख लो। काश मैं लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर दिया रहा था, लास्ट ईयर डब्ल्यूबी से दिया रहा था, बहुत अच्छा रैंक आ जाता। तो ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इस ईयर भी आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग रखना है जस्ट, और प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आपका अच्छा ही रैंक आएगा, पेपर आपको अच्छा ही जाएगा, ठीक है। साथ में कुछ स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दो, बोला है cos x माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बच्चे ने फैक्टोरियल देखा, डर गया। फैक्टोरियल देख के डरा जाता है क्या? नहीं ना। अरे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है cos x माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 2 फैक्टोरियल। किस्मत से 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है। फैक्टोरियल आपको डराने के लिए है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा गंदगी देख के भी डर जाओ। ओके ओके, पूछा है बताओ डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने बोला ना कि जब आप क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यूज करोगे या कोई स्टडी मटेरियल करोगे, ये नोट्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। लेकिन आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देख के आपको पता चला कि क्वेश्चन मोनोटोनोसिटी का है। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो वो पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स के पीछे भागते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, लेस देन 0 हो गया तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालो तो सही। एफ डैश एक्स माने cos x का डिफरेंशिएशन हर किसी को पता है sin x होगा, माइनस sin x। अच्छा, -1 का खत्म हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का पता है 2x, और 2 से खत्म हो गया प्लस x हो गया। मैंने ये लिखा है x माइनस में sin x, ठीक है। अच्छा, अब कोई इंटरवल एफ डैश एक्स का दिया ही नहीं है। देखो एफ डैश एक्स का कोई इंटरवल नहीं दिया, तो मैं नहीं यहाँ पे डिसाइड कर सकता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं डिसाइड नहीं कर सकता, नेगेटिव है कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया। तो कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? इंटरवल देगा तब तो कि किस इंटरवल में बात करनी, क्योंकि साइन एक्स अगर आप ग्राफ देखोगे तो साइन एक्स कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता यहाँ पे। तो इसलिए इसको लिख दूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी आप देख के डरे होगे, लेकिन ये भी वन लाइनर है। दिखाता हूं कैसे। y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल रहा है, और बोल रहा है बी एट एनी कर्व एक्स वाई प्लेन, मैंने एक्स वाई प्लेन पे कोई कर्व है, एंड p बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है p, लेट c बी अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन द कर्व। p पॉइंट कर्व पे है लेकिन c पॉइंट कर्व पे नहीं है, ठीक है। द लेंथ pc इज आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम। अरे मैक्सिमम मिनिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर का केस होगा ना। अरे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख देना चाहिए। पी पॉइंट के बारे में बताओ, पी पॉइंट कौन है? पी पॉइंट ऑन दी कर्व है, ऑन दी कर्व है, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट कौन है? नॉट ऑन दी कर्व है, नॉट ऑन दी कर्व है, ठीक है। और कुछ बोला है क्या सी पॉइंट के बारे में? सी बी अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन दी कर्व। एक तो फिक्स पॉइंट है लेकिन कर्व पे नहीं है, और पी एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि कर्व पे है, ठीक है। अच्छा, आपको बताना पीसी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको अगर कर्व ड्रॉ किया आपने, तो कर्व कुछ ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेट्स से ऐसे ही ड्रॉ कर लो, कैसे भी। सर ऐसे कैसे पता आपको कैसे ही ड्रॉ करना है? आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन पी को ऑन द कर्व बोलना है, पी को आप ऑन द कर्व बोलना है, और सी को आप नॉट ऑन द कर्व बोलना है। तो सी को अगर आप एग्जैक्ट इसके ऊपर बोलते हो तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। इधर उधर कहीं भी सी एज्यूम करते हो, वो आपको मिनिमम डिस्टेंस नहीं, वो मिनिमम डिस्टेंस तो आपको ये भी परपेंडिकुलर हो पीसी। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम मैक्सिमम होता है। अगर सी फिक्स पॉइंट है, नॉट ऑन दी कर्व है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? क्या मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा? अरे मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा जब पी आपको कहीं यहां पे हो। तो दोनों ही केस में ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया? पीसी इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट पी। पीसी अपने आप में परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट पॉइंट पी है। हाँ बिल्कुल, अगर आप पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पीसी उसके परपेंडिकुलर होगा। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल दिमाग का क्वेश्चन था, इसमें कुछ थ्योरी था ही नहीं, ठीक है। बस इतना सा थ्योरी था कि जब मैं आपको कर्व सिखाया था तो बोला था मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। मैंने स्ट्रेट लाइन में भी सिखाया था शायद, कि कोई भी अगर आप पॉइंट की दूरी निकाल रहे हो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट की दूरी निकाल रहे हो, ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा ना, यही आपको मिनिमम होगा, बाकी कहीं भी इधर बढ़ोगे सब मैक्सिमम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो बोला इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस, देन द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट 2 पॉइंट्स।
एक्स इज इक्वल टू ए साइन रूट में लेमडा टी बाहर है सर, ठीक है, टी प्लस में बी, देन पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट 2 पॉइंट्स उस डिस्टेंस इज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक्स माने पोजीशन की इक्वेशन आपको दे रखी है। एक बच्चा बोले सर ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ देखो फिजिक्स का क्वेश्चन लेकिन डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए मैथ्स में भी पूछ देता है कई बार, ठीक है, लेकिन ये है एक्चुअल में फिजिक्स का ही क्वेश्चन। मैथ्स में चूंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए पूछ दिया। ये पोजीशन की क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बोल रहा है पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रहा है किसी 2 पॉइंट पे। रेस्ट माने सर वेलोसिटी 0 होती है, इतना तो फिजिक्स में पढ़ रखा है ना। रेस्ट पे वेलोसिटी, अरे मैं रुक गया तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ नहीं। तो सबसे पहले सर पोजीशन की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन पे तो पहुंचू। हाँ, तो पोजीशन की इक्वेशन मेरी कुछ दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, साइन रूट के अंदर दे रखा है लेमडा और टी बाहर है, प्लस में आपको दे रखा है यहाँ पे कहीं बी, ठीक है। अच्छा, अब इससे अगर वेलोसिटी की इक्वेशन में पहुंचना है तो हर बच्चे को पता है डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डीएक्स अपन में dt निकालेंगे, डीएक्स अपन में टी वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ए का तो ए होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है। और फिर फंक्शन एज इट इज रूट में लेमडा टी प्लस में बी लिख दोगे। फिर इनसाइड फंक्शन का करोगे। इनसाइड फंक्शन माने रूट का क्या हो जाता है, रूट लेमडा तो एज इट इज अपने जगह रूट लेमडा ही हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो रूट लेमडा टी का तो रूट लेमडा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रूट लेमडा आपको कांस्टेंट है वो और टी आपको वेरिएबल है, ठीक है, और बी आपको कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। अब इसको करना है इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस रूट के अंदर लेमडा टी प्लस में बी और यहाँ पे रूट लेमडा, तो रूट लेमडा को कहीं आगे लिख दू कांस्टेंट के साथ। अब पता है इस कांस्टेंट का 0 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बताना है। सबसे पहले आपको टाइम बताना है, तभी तो आप उस टाइम को इस एक्स की इक्वेशन में रखोगे और पोजीशन निकालोगे, और पोजीशन निकलेगा तभी तो डिस्टेंस निकलेगा ना, ओके। अच्छा, तो अगर मैं इसको 0 की इक्वल कर दूं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये हो गया कॉस रूट के अंदर लेमडा टी प्लस में बी। अच्छा, कॉस 0 कब होता है, ऑड पाई बाई 2 पे, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। जहां जहां ऑड पाई बाई 2 होगा वहां ये पार्टिकल रेस्ट पे हो रहा होगा, वहां इसकी वेलोसिटी 0 हो रही होगी और वहां ये आदमी रेस्ट पे हो रहा होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहला टाइम निकाल दूं, t1 निकाल दूं। सोचो t1 कब आ रहा होगा, जब मैं n इज इक्वल टू 0 रखूंगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो t1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रूट में लेमडा टी प्लस में बी इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 पाई बाई 2, ठीक है। सबसे पहले टी की तो इक्वेशन लेके आ जाए, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू हो गया आपको 2n प्लस में 1 पाई बाई 2, ठीक है। और रूट लेमडा आपको डिवाइड में हो गया रूट लेमडा माइनस में बी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो t1 की वैल्यू क्या होगी जब n इज इक्वल टू 0 होगा। अगर आपने n इज इक्वल टू 0 रखा तो ये पूछा पाई बाई 2 रूट लेमडा, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 2 रूट लेमडा, ठीक है। और माइनस बी का तो माइनस बी अपनी जगह हुआ है। T1 T2 की वैल्यू बोलो दूसरी बार रेस्ट पे कब आएगा, दूसरी बार रेस्ट माने n की वैल्यू 1। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 1 1 2 प्लस में 1 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। और रूट लेमडा का तो रूट लेमडा रहेगा ही माइनस में b। अब इन पोजीशंस को सॉरी इन T1 और T2 को आप रखोगे x1 की इक्वेशन में। अगर आपने x1 इज इक्वल टू रखा क्या, a साइन, ओके, a साइन रूट में लेमडा, और t की जगह आपको ये रखना है, टी की जगह आप ये रखते हो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रूट लेमडा। चलो लेमडा से लेमडा खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा केवल पाई बाई 2, लेमडा को खत्म कर दो, हाँ, और माइनस में बी, ठीक है। तो ये आपको हो गया केवल ए साइन, यहाँ पे हो गया आपको पाई बाई 2 माइनस का बी, ठीक है। और एक देखोगे तो प्लस बी शायद यहाँ पे भी इक्वेशन में भी, ये माइनस का बी तो यहाँ से T1 में से, और एक प्लस का बी आपको इक्वेशन में भी, तो प्लस का बी यहाँ पे, तो प्लस का बी और प्लस का बी खत्म हो गया, तो ए साइन पाई बाई 2, और साइन 90 आपको पता है कि 1 ही होता है, तो ए हो गया केवल, ठीक है। अच्छा, x2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे दूसरे पोजीशन पे जहां पे रेस्ट पे आ रहा है तो ये हो जाएगा a साइन, ओके, रूट के अंदर आपको लेमडा, लेमडा से लेमडा फिर से खत्म हो जाएगा तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल 3 पाई बाई 2, क्योंकि रूट लेमडा और रूट लेमडा तो खत्म हो गया, और माइनस बी प्लस बी फिर से खत्म हो जाएगा तो ये हो गया। और आपको पता है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस है, ठीक है। तो यहां से अगर आप दोनों का डिस्टेंस निकालोगे माने x2 माइनस x1 करके निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस a और माइनस का a, और इसका मॉड आप ले रहे हो दैट इज आपको 2a। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपको 2a, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके।
तो इसमें आपको क्या बताना है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा यही सब चीजें बताना है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो मॉड का क्वेश्चन आपको कैसे सिखा रखा था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बनाना, बताना कि सबसे पहले एक काम करो, आपको इसको डायरेक्ट ग्राफ वाले तरीका से ही बता दो, आपको मॉड डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, ग्राफ से ही बता दोगे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ क्या होता है, क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक नीचे, माने ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, जहां पे ये पॉइंट बताओ क्या होता है माइनस वन, ये पॉइंट बताओ क्या होता है वन, ये पॉइंट बताओ क्या होता है जीरो। और जैसे ही ये मॉड लगा, ये नीचे का पार्ट उठ के ऊपर चला जाता है, तो ये पार्ट अपने आप में डिलीट हो जाएगा, इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं और इस पार्ट को उठा के मैं ऊपर कर देता हूं। अच्छा, कितना नीचे था, एक नीचे था, तो एक ऊपर चला जाएगा। अब बताओ कहां कहां मिनिमा है कहां कहां मैक्सिमा, क्या इसका मिनिमा माइनस वन और वन पे है, अरे सबसे नीचे ये अब ग्राफ हो गया। अरे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाया हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाया हूं, और फिर मॉड लगाने पे क्या ग्राफ सिखा रहा था, जो पोर्शन नीचे होगा उस नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर कर देना, क्योंकि मॉड लगने पे चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, तो नेगेटिव में तो कुछ होगा ही नहीं, जितना नेगेटिव था उतना ऊपर पॉजिटिव चला गया। अब ये ग्राफ मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये इतना सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ ही एग्जिस्ट करता है। मिनिमम मैंने नीचे के पॉइंट, सबसे नीचे के पॉइंट क्या है माइनस वन वन, तो मिनिमा मेरा जो हो गया, मैंने ग्राफ देख के डायरेक्ट बोल दिया माइनस वन और वन पे है। मैक्सिमा बोलो कहां पे, मैक्सिमा मैंने सबसे ऊपर का पॉइंट क्या है, ऊपर का पॉइंट क्या है वन, मैक्सिमा आपको वन पे मिल गया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कहीं आपको, सॉरी मैक्सिमा वन पे बोल रहा हूं, मैक्सिमा जीरो पे, वन तो मैक्सिमा वैल्यू है ना, मिला एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो पे सबसे मैक्सिमा है, ठीक है। ओके, तो क्या कौन सा ऑप्शन बोल दूं बताओ, एफ एज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, बट लोकल मैक्सिमा बिल्कुल है मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा नहीं, गलत है, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये इतना बड़ा इक्वेशन, कौन सा वैल्यू करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि 100 लोकल मैक्सिमा होगा, 50 लोकल मैक्सिमा होगा, इतना क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, यहां तक सिखाता हूं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक्स माइनस वन आगे सीखते हैं, बताओ इसके कितने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। एक बच्चा बोले सर एक्स माइनस वन मैंने ये इंटरवल पे करके सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ना इंटरवल पे करके सॉल्व करते हैं, वो लाइन पे लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, सिखा रखा है एओडी में, ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ रखा है उनको मैंने सिखा रखा है ये चीज, कि जब भी ब्रैकेट का क्वेश्चन होगा और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बनाना होगा तो एक लकीरें खींचो, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो, फिर क्या करो, फिर ऐसे करो, यहाँ पे क्या प्लस होगा यहाँ पे क्या माइनस होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट देखा इधर से इधर, अगर इधर से इधर देखा तो पता चला ये घटा से बढ़ा, अरे माइनस टू प्लस गए हम, माइनस टू प्लस मैंने बढ़ा, जब बढ़ता है तो उल्टा होता है, मैंने ये डिक्रीजिंग है, सॉरी, जब बढ़ा माइनस से प्लस हुआ, जब बढ़ा बढ़ने पे उल्टा होता है, माने मिनिमा पॉइंट है। अरे बढ़ा तो मिनिमा, घटा तो मैक्सिमा, माने प्लस टू माइनस होंगे तो मैक्सिमा होता है। तो देखो एक्स माइनस वन के केस में एक मिनिमा पॉइंट आया, ठीक है। अब दो ब्रैकेट करता हूं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू पे सोचता हूं, इस पे सोचते हैं, अगर इस पे सोचा तो एक और दो, दो क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे प्लस यहां पे माइनस यहां पे प्लस, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो बताओ यहां से घटा, अरे प्लस टू माइनस घटा, तो घटा तो वन क्या होगा मेरा मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, यहां पे बोलो यहां पे बढ़ा, अरे घटा से बढ़ा, माइनस टू प्लस हुआ बढ़ा, तो ये मेरा हो गया मिनिमा, ठीक। अच्छा, तो दो ब्रैकेट हुए तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है, आप ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स भी है, एक एक्स भी है, उसको कंसिडर भी नहीं कर रहा हूं, चलो एक्स माइनस वन से ही कंसिडर, एक ब्रैकेट तो एक मिनिमा, दो ब्रैकेट तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा, अब तीन ब्रैकेट फिर चार ब्रैकेट बाद सोच लेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब जल्दी से बताओ कितने इंटरवल, फिर से क्रिटिकल पॉइंट कितने, एक दो और तीन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक। अच्छा, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, बढ़ा की घटा, बढ़ा, अरे माइनस टू प्लस बढ़ा, बढ़ा तो मिनिमा, ठीक है। अच्छा, यहां पे बोलो, यहां पे बोलो जल्दी से, मैक्सिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बच्चा समझ गया, यहां पे मिनिमा। अब एक बच्चे को क्लिक करके कि अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है सर, कहानी अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है, मेरे को क्वेश्चन में हर जगह कहीं मैक्सिमा और मिनिमा ही पूछा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, हर जगह लोकल मैक्सिमा ही पूछा है, मेरे को पता नहीं कितने मैक्सिमा पॉइंट्स होंगे।
तो अगर 3 ब्रैकेट है तो मैक्सिमम बताओ कितने हैं? एक। अरे एक, 3 में एक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर कल को एक्स भी होता, क्योंकि एक्स भी है क्वेश्चन में, तो यहां पे एक जीरो भी होता। अरे कहां गया ये जीरो, यहां पे जीरो होता तो सोचो अब कहानी उल्टा हो जाती है, माइनस कहीं सबसे एंड में होता, तो मिनिमा के बगल में कहीं मैक्सिमा हो रहा होता। तो अगर 4 ब्रैकेट्स हैं तो मेरे 2 मैक्सिमा पॉइंट्स आ रहे हैं। देख लो, दिखा दिया यहाँ पे, एक मैक्सिमा ये रहा, एक मैक्सिमा ये रहा। तो यहां पे मेरे पास कितने ब्रैकेट खुलेंगे? 0 से लेके 100 तक 100 ब्रैकेट्स होंगे। अरे दिखा दिया आपको जी, 1 2 3, 3 तक रहा तो 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट है। 4 ब्रैकेट है मेरे पास। 4 ब्रैकेट में आपको 4 ब्रैकेट, सॉरी यहां पे 3 तक है तो 4 ब्रैकेट खुला है। 4 ब्रैकेट में 2 मैक्सिमा है, 2 मिनिमा है। यहां पे मेरा 100 तक चल रहा है तो कहीं 101 ब्रैकेट खुलेगा। अरे x-3 है तो 4 ब्रैकेट खुल रहे हैं। यहां पे देखो, x-3 है तो 1 2 3 4 ब्रैकेट हो रहे हैं, ठीक है। 4 ब्रैकेट में 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा, ठीक है। तो अगर x-100 तक है तो टोटल कितने ब्रैकेट है? 101 ब्रैकेट। अब बच्चा बोलेगा मिनिमा कितना, मैक्सिमा कितना? तो इसके लिए काम करते हैं, अगला वाला सोच लेते हैं। अगला वाला, क्योंकि 4 तक तो मैंने बता दिया इक्वल इक्वल गेम चल रहा है। 5 ब्रैकेट पे सोच लेते हैं। अगर 5 ब्रैकेट किया यहां पे, ठीक है, तो यहां पे x-1, x-2, x-3 और x-4। अब बताओ कितने ब्रैकेट हो गए? 5। जल्दी जल्दी सोचना है यहां पे। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है। देखो x-4 तक चला तो 5 ब्रैकेट्स खुल रहे हैं, जिसमें कितने मैक्सिमम और कितना मिनिमम आपको सोचना है। क्या ये प्लस, क्या है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। घटा से बढ़ा, घटा से बढ़ा तो क्या होगा? मिनिमा। अरे घटा से बढ़ा तो मिनिमा। ये बोलो मैक्सिमा, ये बोलो मिनिमा, ठीक है। ये बोलो मैक्सिमा और ये बोलो मिनिमा। अब बच्चे ने पकड़ लिया कि सर 5 ब्रैकेट है तो 2 ही मैक्सिमा और 3 मिनिमा है, ठीक है। मैक्सिमा हमेशा एक कम चल रहा है, आधे से एक कम चल रहा है। अरे आधे से एक कम चल रहा है, ठीक है। तो 101 ब्रैकेट है तो 100 का आधा कितना होगा? सॉरी, 102 का आधा कितना होगा? 51। उससे एक कम क्या होगा? 50। तो 50 मेरे मैक्सिमा होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया? अरे यहां पे देखो 5 ब्रैकेट हो रहे हैं तो मैक्सिमा कितना है? 2। मतलब 5 प्लस, यहां पे देखोगे 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी आप सीख सकते हो। मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे देखोगे तो 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आपको 50। आप यहां से ऑब्जर्व कर लो ना, यहाँ पे टोटल कितने ब्रैकेट है? 5 ब्रैकेट। तो मैक्सिमा कितने हैं? क्योंकि इस ऑप्शन में मैक्सिमा ही पूछा है। मैक्सिमा 2 है, मतलब क्या हो रहा होगा? 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 बाई 2 2 हो रहा है। तो यहां मेरे पास 101 ब्रैकेट है, तो 101 ब्रैकेट माने 101 माइनस 1 अपॉन में 2, दैट इज 50। दिमाग का क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। बाकी तरीका तो मैंने आपको सिखाई रखा था, कैसे इंटरवल करके मैक्सिमा और मिनिमा सोचते हैं जब भी ब्रैकेट का क्वेश्चन होता है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये भी आप ऑब्जर्व किए होंगे। कैसे मैं ऑप्शन तक पहुंच रहा हूं ये भी ऑब्जर्व किए होंगे। और जो जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसको रिवाइज भी करा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। और एक और पीवाईक्यू सेशन होगा मैथ्स का, जिसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके 2024 के क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना। जैसे ही आपको एग्जाम खत्म हो जाता है देन आफ्टर स्टार्ट होगी काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी जो भी रैंक है, अगर आपने सही से काउंसलिंग नहीं किया ना, तो फिर आपको जो कॉलेज मिल पा रहा है उस रैंक पे, वो कॉलेज हो सकता है नहीं मिले। तो काउंसलिंग में भी कौन सा चैनल आपके साथ रहेगा? ये चैनल, स्टडी विद आदित्य चैनल। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और अपने जितने फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनका भी कुछ हेल्प करना चाहते हो ना, और मेरा सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।